अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रिलेटेड चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें 11.1 का एक क्वेश्चन करेंगे और फिर रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में हो जाए, नहीं तो उसको 2 लेक्चर में डिवाइड करके कर लेंगे। बहुत आसान चैप्टर है। पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद फिर उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ पैरेललोग्राम। पहले पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम इज़ अ फिगर फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन is called parallelogram if its opposite sides are equal and parallel and none of its angle is right angle। यानी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं? जो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होते। यानी जैसे ये हैं, ये एक ही लाइन पे, तो ये नॉन कोलिनियर नहीं, ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जो किसी डिफरेंट जगह पे हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स एक ही लाइन पे होते हैं। तो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो कि एक कार्टेशियन प्लेन में हो, उनकी मदद से पैरेललोग्राम बनेगा। कैसे बनेगा? इफ़ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी इसकी ऑपोजिट साइड, जैसे ए बी और ये सी डी ऑपोजिट साइड हैं। इसी तरह सी ए या ए सी और ये बी डी, ये ऑपोजिट साइड्स हैं। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल क्यों? कि अगर हम इनको एक्सटेंड कर दें तो दे विल नेवर मीट ईच अदर, यानी ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल कहलाती है, क्योंकि हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये कभी भी मीट नहीं करती। और इक्वल क्या है? इसका था ए सी और बी डी की वैल्यू इक्वल होगी, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। इसी तरह ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल होगी। ए सी और बी डी और ए बी और सी डी, इनकी लेंथ इक्वल होंगी। तो इसलिए कहते हैं कि इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, कि पैरेलल भी है, यानी जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे दे विल नेवर मीट ईच अदर, और इनकी लेंथ एक जैसी होगी। एंड नन ऑफ इट्स एंगल इज़ राइट एंगल। ये देखिए, इसमें 4 एंगल बने, इनमें से एक भी राइट एंगल नहीं है, यानी कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को समझने के बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ करेंगे डिस्कस। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये देखें, भी मैंने बता दिया कि ऑपोजिट साइड इक्वल है, यानी ए सी और बी डी ये इक्वल हैं, यानी इनकी लेंथ एक जैसी होगी। इस तरह ए बी और जो सी डी, इसकी भी लेंथ एक जैसी होगी। सो ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी एंड ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। नेक्स्ट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ऑपोजिट एंगल्स का क्या मतलब है? यानी ये एंगल बी और इधर से एंगल सी, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी दोनों की वैल्यू एक जैसी होगी। सिमिलरली एंगल ए और एंगल डी जो है, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी अगर ये एंगल 65 का है तो डी भी 65 का होगा। तो अगर ये 110 का है बी, तो सी भी 110 का एंगल होगा। सॉरी, डी अगर 110 का है तो ए भी 110 का होगा, और अगर सी 65 है तो ये भी 65 होगा, यानी ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक जैसे होंगे। नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल्स ऑन सेम लाइन आर सप्लीमेंट्री। अब इसको भी समझ लें कि एडजेसेंट एंगल क्या मतलब होता है? ऐसे एंगल जो साथ साथ हैं। मसलन ये एंगल सी और इसके साथ ये एंगल डी, या एंगल सी और इसके साथ है एंगल ए। इसी तरह एंगल ए के 2 एडजेसेंट आ रहे हैं, एंगल बी और इधर से एंगल सी। तो बी के देखें तो एंगल डी इसका एडजेसेंट है और एंगल ए इसका। इसका मतलब है जो एक ही लाइन पे एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री का आंसर आएगा। ये देखें, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल दिया हुआ है तो इन दोनों का सम लेंगे तो वो 180 होगा। इसी तरह बी प्लस डी करेंगे तो वो भी 180, डी प्लस सी करेंगे तो वो भी 180, और सी प्लस ए करेंगे तो वो भी 180 डिग्री होगा। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, लेकिन आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि तमाम क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। तो पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसा इसके भी इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के इस्तेमाल नहीं होगी, लिहाजा वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की, लेकिन आपको एडिशनल नॉलेज दे दिया। अब चलते हैं हम पहले 11.1 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 अक्सर पेपरों में आ जाता है कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है सॉरी लिखा हुआ है, एक एंगल बताया हुआ है। इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 130 डिग्री देन फाइंड द मेजर्स ऑफ अदर एंगल्स। यानी अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 130 डिग्री दिया हो तो बाकी एंगल्स की मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने देखना है, क्योंकि 130 डिग्री जो है वो हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हमारे यहाँ पे एक हम फिक्टिशियस डायग्राम बना लेंगे
लेट के ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम एंड एंगल D जो है वो 130 डिग्री का है। आप C पे लिखेंगे तो गलत होगा क्योंकि C एक एक्यूट एंगल है और 130 क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, लिहाजा ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एंगल D इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम सॉल्व कर लें। सो लेट एंगल D बी 130 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल D अगर 130 का है तो इसका था एंगल A भी 130 का होगा। सो ये देखें, सो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। किस वजह से, इसकी जस्टिफिकेशन बतानी है, बीइंग ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि जो पैरेललोग्राम है उसके एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर एंगल D 130 डिग्री का तो एंगल A भी 130 डिग्री का होगा। सिमिलरली अब हम A प्लस C करके भी निकाल सकते हैं और C प्लस D करके भी। ये देखें, बीइंग एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, अभी हमने पढ़ा है कि जो एक ही लाइन पे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये देखें, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे एंगल A की वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल A की जगह आ गया 130 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 130 इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके माइनस कर दें। सो एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। अब ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री। तो जो एंगल B आया है तो कॉन्ग्रुएंट एंगल है, B और C दोनों कॉन्ग्रुएंट है। जैसे हम लिखेंगे एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, उसकी वजह क्या है, ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल। सो एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट अब रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑब्जेक्टिव है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। एक पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, इसमें चारों एंगल्स बताए हुए हैं। ये वाला एंगल 75 डिग्री का है, ये N डिग्री, ये M डिग्री और ये X डिग्री और ये बाहर Y डिग्री। अब हमें एक एंगल बताया है, जैसे भी हमने पिछला सवाल किया है कि अगर हमें एक एंगल बताओ तो हम बाकी एंगल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये 75 और M दोनों वर्टिकली कॉन्ग्रुएंट ऑपोजिट एंगल्स हैं तो हम पहले यही निकाल लेंगे। सिंस M इज इक्वल टू 75 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये बीइंग ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो M इज इक्वल टू 75 आ गया। अब 75 प्लस N कर लें या 75 प्लस X कर लें और उसको 180 डिग्री पुट कर दें। हम लिख लेते हैं 75 प्लस N इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि एक ही लाइन पे हैं और सेम लाइन पे बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो N इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75, क्योंकि ये 75 हमारे पास M की वैल्यू थी तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब क्योंकि हमारे पास N की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास M की भी आ गई, तो N और X क्योंकि ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, लिहाजा X की वैल्यू भी वही होगी जो N की होगी। सो पहले N निकालें, 180 माइनस 75 के तो 105 डिग्री। अब लिखेंगे कि X और N भी इक्वल होंगे क्योंकि ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। सो X इज इक्वल टू 105 डिग्री एज वेल। ठीक हो गया। अब हमने निकालना है Y। अब देखें, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल भी हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, तो देखें ये X प्लस Y, इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। लेकिन X प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाले, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। लिहाजा अब यहाँ पे हम X की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो X की वैल्यू है 105। सो 105 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब ये 105 इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके माइनस कर दें। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 105 विच इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बल्कि कितने सवाल हो गए, 1 2 3 हो गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो हमारा ये पहला वीडियो लेक्चर था, क्योंकि अगर इसमें टाइमिंग की इशू आ रहा है तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट भी करूँगा तो शायद उसको कंप्लीट ना कर पाऊँ। लिहाजा हम इस पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 11.1 का एक क्वेश्चन किया और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 किया और इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। अब हम जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको काइंडली लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।